बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारा स्टार्टअप नहीं चल रहा क्योंकि फंडिंग नहीं, हालांकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्यूजेस ही जी रहता जी है। जी जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कब एक स्टार्टअप शुरू होता है फंडिंग रेज करने के लिए या तैयार होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे इस स्टेज पे फंडिंग रेज करनी ही है, तब वो कंपनी की डूबने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती है। अगर आप इस मोटिव से बना रहे हो कंपनी कि मुझे फंडिंग रेज करना है, तो पकड़ के चलो वो कंपनी डूबनी ही है। उनको पता है कि वो इनपुट ऐड कर सकते हैं। तो सही स्टार्टअप को सही इन्वेस्टर मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर सी अपस्किल का, और मैं हूँ अपस्किल मोड में। और आपको आज अपस्किल करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं सुजीत भाई, जो कि को-फाउंडर है लीगल सलाह के, और साथ में ही ओके एक्वायर्ड एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके भी ये को-फाउंडर है। आज इनसे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंडिंग के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरबाब भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत ही मज़ा आएगा डिस्कशन करके। और मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ वैल्यूएबल इनपुट ऐड कर सकता हूँ जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, और मैं कुछ हद तक उनको गाइड कर सकता हूँ। सुजीत भाई, जैसे कि हम लोग में बहुत एक हॉट टॉपिक है कि भाई फंडिंग बहुत हॉट टॉपिक है। जी जी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे स्टार्टअप्स नहीं चल रहे क्योंकि फंडिंग नहीं, हालांकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्यूजेस ही रहता है। जी जी जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कब एक स्टार्टअप शुरू होता है फंडिंग रेस करने के लिए या तैयार होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरबाब भाई इसे ऐसे समझते हैं कि फंडिंग रेज कब करना है, ये जो कॉल होता है ये हमेशा एक फाउंडर का होता है जो एक स्टार्टअप बिल्ड किया है या बिल्ड करने की सोच रहा है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे इस स्टेज पे फंडिंग रेज करनी ही है, तब वो कंपनी की डूबने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती है। अगर आप इस मोटिव से बना रहे हो कंपनी कि मुझे फंडिंग रेज करना है, तो पकड़ के चलो वो कंपनी डूबनी ही है। तो इसका मतलब कि हम ऐसे बोलें कि आपको सबसे पहले अपना कस्टमर बेस के ऊपर में ही कंपनी बनानी चाहिए, फंडिंग के ऊपर नहीं। जी, आपका जो लॉन्ग टर्म कस्टमर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो है कस्टमर जो आपको हमेशा फंड देगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बोली है ये बात कि आप भले ही एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्यों ना बन जाओ, आप नहीं चला सकते उस कंपनी को जब तक आपका या तो सर्विस या तो प्रोडक्ट में वो दम नहीं है। तो फंडिंग रेस करने की स्टेज जो होती है वो डिसाइड करनी होती है फाउंडर को। चलिए फॉर एग्जांपल मैं लीगल सलाह का नाम ले लूँ। अगर हमने करीब अभी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है लीगल सलाह की, हमने करीब 4 या 5 साल बाद फंडिंग रेस करी थी। उससे पहले भी हम लोग कर सकते थे, बट हमें ज़रूरत नहीं थी। अक्सर क्या होता है ना कि जब फंडिंग आप रेस कर लेते हो तब आप सोचते हो कि मैं उस पैसे का क्या करूँगा। ये बहुत गलत है। आपको पहले ही वो डिफाइन होना चाहिए कि हाँ चलिए मैंने 10 लाख की बिजनेस बना दी, मुझे 100 करोड़ की बनाने के लिए 10 करोड़ की ज़रूरत है। तो इसको अगर हम ऐसा बोले, जैसे कि हम लोग मार्केट कभी जाते हैं, हाँ जी, कोई चीज खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए हाँ जाते जी, हैं, तो हम पहले से पूरा प्लान बना के जाते हैं क्या खरीदना है। ऐसा नहीं कि जेब में 50,000 रुपए रख लिया फ्रिज लेने जा रहे हैं है ना। जी तो पहले जी से हम उसका रिसर्च कर लेते हैं और हमको जी। ये 50,000 रुपए कैसे फ्रिज में, या क्या मेरा रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट जी फ्रिज का जी लेके या कोई भी सामान का लेके, उसी तरह से हम लोग को फंडिंग में देखना है क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, क्या फंडिंग जरूरी है कि नहीं है, और है तो कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। और मेरा मानना है कि जो फंडिंग जो पैसा यूटिलाइज करते हो आप बिज़नेस को स्केल करने के लिए करते हो, तो जैसे ही आप फंडिंग रेस कर ले तो ये एक अचीवमेंट नहीं है जो, हालांकि हाँ एक क्या होता है कि एक बूस्ट मिलता है आपके सपने को, जहाँ पे इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट करके आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। आपको विश्वास आ गया कि चलिए मैंने कुछ ऐसा तो क्रिएट किया जहाँ पे इन्वेस्टर मुझे ट्रस्ट करे, बट आप बहुत दिन तक इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है अरबाब भाई, आप भी इसी आप चलाते हो, मैं भी चला, आप देखा ही होगा आपने, कई बिजनेस दूध वाला है, एटलस साइकिल तो चलिए पब्लिक कंपनी थी, बहुत पहले ही डेवलप हुई तो डूब गई, ठीक है। तो जब तक आपके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट रिसर्च नहीं है, आप कस्टमर सेगमेंटेशन को नहीं फाइंड कर रहे हो, आप पकड़ के चलो फंडिंग रेस करने के बाद भी अपनी कंपनी डूब सकती है। फंडिंग रेस करना गारंटी नहीं है किसी भी स्टार्टअप का कि वो स्टार्टअप हिट हो गया। ये बस एक जरिया है कि आप अपने बिजनेस को ए से बी तक ले जा सकते हैं। ये बेसिकली एक चांस है, एक मतलब कि ये पॉजिटिव चांस भी हो सकता है, नेगेटिव चांस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंप्लीफाइड रखूँ चीज़ों को, आम बोलचाल भाषा हम लोग समझाने की कोशिश करें कि कब का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कब रेज। अब जीरोधा को पकड़ लो ना,
फंडिंग ही नहीं रेस करी है उन्होंने। करेक्ट। ठीक है, तो फंडिंग रेस करना वो मोटो होना ही नहीं चाहिए कि हाँ फंडिंग रेस करना है। फंडिंग आप पे डिपेंड करता है कब आपको रेस करना चाहिए। राइट। तो अब हम आ जाते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं ओके एक्वायर्ड की। जी। ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म आपने एक बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ में निकाला, जी, क्योंकि एक देखिए फंडिंग रेस करना और सबके बस की बात नहीं है जी। राइट। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप पड़े हैं, इंडिया के अंदर में पड़े हैं, जिनको एक्चुअली में जरूरत है और जो मर जा रहे हैं, जिसका आइडिया अच्छा है। राइट। तो आपने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसमें यू नो आप लोग फंड रेस कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जी। थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें बताइए। हाँ, एक्चुअली जब मैंने ओके एक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट सोचा था ना कि स्टार्टअप इन्वेस्टर के पास रीच नहीं कर पाते, और सेम गोज विथ इन्वेस्टर एज वेल, वो भी स्टार्टअप्स के पास रीच नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा है ना कि हर इन्वेस्टर का अपना एक डोमेन है, एक्सपर्टीज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, आपने देखा होगा शार्क टैंक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो क्या नाम था उनका, वो जो शार्क हैं नमिता, वो क्या करते हैं कभी भी ना, वो फार्मास्यूटिकल जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, डबल हो नॉलेज जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज है, उनको पता है कि वो इनपुट ऐड कर सकते हैं। तो सही स्टार्टअप को सही इन्वेस्टर मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जो शार्क टैंक में पिछले सीजन में नमिता से ही उन्होंने रेस किया था, कलकत्ता ही के हैं, रेयर प्लैनेट। तो आपने चूंकि नमिता का नाम लिया तो मैंने सोचा कि एक फैक्ट आपको बता दें। ठीक है, चलिए। तो आप ये जो प्लेटफॉर्म आपका है ओके एक्वायर्ड, ये तो समझ में आया प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या कि दोनों के बीच में एक मैच मेकिंग नहीं है, राइट। तो उसको आप कर रहे हैं, और इससे स्टार्टअप्स को और क्या फायदा हो सकता है? इसको मैंने दो तरीके से अलाइन किया है। कभी अगर आप वेबसाइट विजिट करो तो एक एक्विजिशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं चला पाते, कई रीजंस अपने अपने होते हैं हर स्टार्टअप्स के, नहीं चला पाते, उसका बहुत सारे रीज़न होता है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ना एक्विजिट कर लेना चाहते हैं, मतलब अपनी कंपनी को बेच देना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप आओ और आपका इन्वेस्टर कंपनी या तो खरीद लेगा या तो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है वो आपकी कंपनी के एक्वायर कर लेगा। रीज़न भी ओके एक्वायर्ड हमने नाम डाली है, ठीक है। और दूसरा है ये इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल, जहाँ पे हम लोग मैच मेकिंग जैसा आपने बताया वहाँ पे करते हैं कि सही इन्वेस्टर को सही स्टार्टअप मिले, सही स्टार्टअप को सही इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि इन्वेस्टमेंट ही मोटो नहीं, साथ में ग्रो करना अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इससे पूरी बात जो मुझे समझ में आई, ये समझ में आया कि आप एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम जो बिजनेस का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इंडिया को एक बहुत बेटर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। क्योंकि एक जगह पैसा पड़ा हुआ, लोगों को पता ही नहीं यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते, दूसरे को रिक्वायर्ड है, अब वो उन तक रीच आउट नहीं कर सकते, और उसको आप मिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि आप इन्वेस्टर का भी क्या है, ऐसे तो नहीं कि सब करोड़ रुपया लेके बैठे हुए हैं या बहुत बड़े वीसीज हैं, तो आप मन तो है इन्वेस्ट करने का, किसी का 10 लाख बैंडविथ है, किसी का 20 लाख बैंडविथ है, ठीक है, इन्वेस्ट करने का मन तो है, बट वो जो भरोसा नहीं है ना कि हाँ हमें कौन गाइड करेगा, अब स्टार्टअप सही है कि नहीं, इसका पोजीशन क्या है, ये स्केल कर सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को लेके ओके एक्वायर्ड की टीम गाइड करती है कि हाँ चलो ये सही स्टार्टअप है, आप इसमें पैसा लगा सकते हो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर में, और इस टॉपिक के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से आपको एक इन्वेस्टर मिल गया और आपका इन्वेस्टमेंट डील भी हो गया कि आपको ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आपको इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट होता है और जब इन्वेस्टमेंट आपको दिया जाता है, उसके बीच में एक पीरियड होता है जिसमें आपकी कंपनी का बहुत सारा चेक होता है, ड्यू डिलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, चेक होता है। तो उस टर्म में, उस टाइम में लीगली है, क्योंकि आप लीगल सलाह के भी को फाउंडर है, तो उस टर्म में लीगली क्या क्या चीजें आपके जो स्टार्टअप फाउंडर है जो इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं उनके पास होना चाहिए? ऐसा है कि जैसे ही आपके पास कमिटमेंट आ गई ना कि हाँ आप, अब एक फेज़ होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट लाइन बनाया हुआ कि हाँ पहले पिच डेक जाएगा, अब वो फिर इन्वेस्टर को पसंद आएगा तो फिर वो बिजनेस प्लान बनाएगा, फिनेंशियल प्रोजेक्शन मंगाएगा, ये सारी स्टेजेस अगर क्लियर हो गई तब उनके तरफ से आता है टर्म शीट। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, टर्म शीट। तो जैसे ही वो टर्म शीट आ जाता है, दोनों इन्वेस्टर
और फाउंडर वो साइन करते हैं जहाँ पे टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाई किया रहता है कि क्या शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितने दिन के अंदर मैं उनको एग्जिट दे रहा हूँ इन्वेस्टर को। डेट भी एक फंडिंग का रूप है। डेट फंडिंग क्या होता है कि एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जो मिक्सचर दे रहे हैं कि इतना % इक्विटी, इतना % डेट। इसका मतलब ये है कि वो आपको एक शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर, जो आप पे बोझ ना पड़े और आप जल्द से जल्द उसको चुका दें। तो आपको ये सारे कंडीशंस टर्म शीट में दिए रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जहाँ पे आप कितना % ऑफ शेयर अपनी कंपनी का डाइल्यूट कर रहे हैं इन्वेस्टर को। तो वो सारी चीज़ें अगेन विथ ऑल क्लॉजेस मेंशन रहती है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि डाइल्यूशन की आप बात करोगे, ठीक है, तो लेट्स से मान लेते हैं 2 फाउंडर हैं जिनके पास में 50-50% शेयर है जी। तो क्या, जैसे कि अगर वो डाइल्यूट करता है, लेट्स से 10% अपना दे दिया जो भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो क्या इसमें डाइल्यूशन में दोनों फाउंडर से 50-50% लिया जा सकता है कि इस टर्म को चेंज किया जा सकता है? नहीं, ये आपका ये इंटरनल चीज़ हो जाती है। मान लो कि किसी फाउंडर का 50-50 दोनों इक्वल है। अब डिसाइड ये हुआ जाता है कि कंट्रीब्यूशन भी अगर बराबर की है, अगर ऑब्वियसली 50-50 के तो कंट्रीब्यूशन बराबर की ही होगी कंपनी में दोनों ही फाउंडर्स की। अब मान लो कि बोलता है कि चलो 1 करोड़ की मैं आपको फंडिंग दे रहा हूँ 10% के शेयर्स पे। अब ये होगा कि अगर दोनों ही म्यूचुअली एग्री कर जाते कि 5% मेरा डाइल्यूट कर लो, 5% तुम मेरा ले लो, और वो डाइल्यूट कर दो इन्वेस्टर को। बट ऐसा ये कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसा ही होगा। अब इसमें हो सकता है कि एक फाउंडर बोले कि मैं 6% दे रहा हूँ, तुम 4% दो, डिपेंडिंग अपॉन एफर्ट कंपनी में वो क्या डाल रहा है। तो ऐसे भी होता है, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कोई रूल बुक में कि इक्वल ही जाएगा, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है जब दो फाउंडर के बीच में। इसमें एक चीज़ और हो सकता है, ऐसा है कि आप अगर सेकेंड राउंड रेस कर रहे हो, फर्स्ट आपने पहले ही कर रखी है और आपके इन्वेस्टर के पास 2% 1% इक्विटी, तो वो भी सेल कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म्स कंडीशन मेंशन किया हुआ था। और उसमें आप उसको लॉक भी कर सकते हो कि भाई यू नो दैट, हाँ, वो टर्म शीट में लॉक हो जाता है। आप बाई बैक भी कर सकते हो शेयर को, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जैसे कि अभी पेटीएम में भी बाई बैक कर रही है ना। तो ठीक है सुजीत भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारा पॉइंटर्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें पता चली, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और हम लोग को बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पता चली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपस्किल के इस चैनल पे आने के लिए, और आई होप कि यू नो दैट आप ऐसे ही ग्रो करें, आपके साथ हम भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं गाइड कर सकूँ, मेरी जो फर्म है लीगल सलाह हो या ओके एक्वायर्ड हो, सही तरीके से गाइड हो। फंडिंग जैसे मैंने पहले बताया सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है। हाँ, आपने रेस करी है, आप अपने आप को शाबाशी तो दे सकते हो, बहुत लंबे टाइम तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए जिन्होंने फंडिंग रेस करी, चाहे वो मेरी बात से सहमत हों ठीक है, कि एक ना आपके ऊपर एक भार आ जाता है कि हाँ अब तो मुझे और इस चीज़ को बड़ा करना है, अब A से B लेवल तक लेके जाना है, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एग्जैक्टली मैं जब हमने फंडिंग रेस की थी तो उस टाइम बहुत सारे लोग कंग्रेचुलेट कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो मैं बोला कि भाई फ्री मनी नहीं है, फंडिंग जो है वापस भी करना पड़ता है। जी। और कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न करके वापस करना पड़ता है और उसका बिजनेस में सही से उपयोग करना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद ये सारी चीज़ें बोलने के लिए और बताने के लिए हमें। और आपसे मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में ऐसे ही नॉलेज सेशन के साथ में। तब तक अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।